आज हम +2 केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मतलब जिसे हम CFT भी बोलते हैं, ये वाला टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक में आप देख सकते हो कि ये टॉपिक है जो है इसमें बताया गया है कि डी फील्ड जो कैसे स्प्लिट हो जाता है और इस स्प्लिट होने का क्या रीज़न है। तो इसके बाद जो है हमारे पास कम्प्लेक्स बनेंगे, वो कम्प्लेक्स जो ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल फील्ड के बारे में यहाँ डिस्कस किए जाएंगे और हम इसमें लिमिटेशन भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और साथ में साथ इसी वीडियो में हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में भी कर लेंगे। ठीक है, तो हमें VBT की जो है वो लिमिटेशंस ऑलरेडी पता थी। ठीक है, तो अब आज हम करेंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो क्या है। इससे हमें देखो क्या क्या पता चलता है। एक तो हमें पता चलता है कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कम्प्लेक्स इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और CFT को जो एक्सप्लेन किया गया था वो 3 साइंटिस्ट थे, बेथे, वैन और पेनी। इन तीनों ने जो है इसको एक्सप्लेन किया था। सो इसके मेन पॉइंट हम देख लेते हैं कि इसमें सेंट्रल मेटल आयन है, जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो उसको जो है कवर किया हुआ है लाइगेंड्स ने। सेंट्रल मेटल आयन इज सरेंडर्ड बाय द लाइगेंड्स। सो सेंट्रल मेटल आयन इज सरेंडर्ड बाय द लाइगेंड्स एंड लाइगेंड्स, चाहे वो नेगेटिव चार्ज लाइगेंड हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज लाइगेंड हो, सॉरी नेगेटिव चार्ज लाइगेंड हो या फिर न्यूट्रल लाइगेंड हो, तो वो क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल आयन को सराउंड करेंगे। ठीक है, तो जो लाइगेंड होते हैं उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जब वो लाइगेंड जिनके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जब वो डी ऑर्बिटल जो सेंट्रल मेटल आयन का होता है उसके पास जाएगा, तो जो डी ऑर्बिटल है उसके 2 ग्रुप बन जाएंगे। जब तक डी ऑर्बिटल के ग्रुप नहीं बने थे तब तक उसे हम बोलते थे डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का मतलब है कि अभी ये 5 के 5 जो उसके ऑर्बिटल होते हैं डी के, वो एक साथ इकट्ठे पड़े रहेंगे, उसे डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे लाइगेंट उनके पास जाएगा, जैसे जैसे लाइगेंट है जो वो उनके पास जाएगा सेंट्रल मेटल आयन के, तो सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट हो जाएंगे, उसके 2 ग्रुप बन जाएंगे। उसके ग्रुप कौन कौन से बनेंगे, देखो एक ग्रुप तो बन जाएगा ईजी। ठीक है, तो दूसरा ग्रुप बन जाएगा T2G। देखो टी के पैर में डालना है T2G, मतलब हमें सबस्क्रिप्ट डालना है। यहाँ जी भी क्या है, सबस्क्रिप्ट है। ठीक है, तो ये देखो एक ग्रुप बन गया, इसमें 2 ऑर्बिटल आ गए। ठीक है, तो हमें डी ऑर्बिटल के बारे में पता ही है, 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX² Y² एंड DZ²। और इनमें से जो 2 ऑर्बिटल हैं उनका एक ग्रुप बन जाता है जिसे ईजी ग्रुप बोलते हैं, DX² Y²। ठीक है, और ये एक ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा DZ² दूसरा ऑर्बिटल हो गया, तो इसका एक ग्रुप बन गया। और दूसरा जो ग्रुप बनता है वो बनता है T2G ग्रुप में DXY, DZX, DYZ, DZX, ये 3 जो है हमारे पास ऑर्बिटल का एक अलग से ग्रुप बन के आया है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 सेट बन गए। कौन कौन से, एक तो हमारे पास है T2G और एक ईजी सेट बन गया। ठीक है, T2G में 3 ऑर्बिटल होते हैं और ईजी में 2 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो जब इनमें 2 सेट में जो है इनके 2 सेट को हम एक एक देखो एक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज़ नोन एज डेल्टा और 10DQ। ठीक है, ये दोनों सेट इससे इस एनर्जी में जो है वो बंटे हुए हैं। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी जो यही होती है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मतलब है दो जो ग्रुप है T2G एंड EG, दोनों में जो फ़र्क होगा, इनमें इनकी एनर्जी में जो डिफरेंस होगा उसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोला जाएगा। मैग्नीट्यूड जो है इसका किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लाइगेंड एंड ज्योमेट्री ऑफ द कम्प्लेक्स। किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लाइगेंड एंड ज्योमेट्री ऑफ द कम्प्लेक्स, इन दोनों के ऊपर CFSE जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, इसमें 2 तरीके के देखो कम्प्लेक्स बन जाएंगे। फिर एक ऑक्टाहेड्रल जो होगी, जो ऑक्टाहेड्रल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्टाहेड्रल को देखो
डेल्टा ओ के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और टेट्राहेड्रल को डेल्टा टी के साथ। मतलब डेल्टा ओ का मतलब है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड, डेल्टा टी का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड। ठीक है। एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होगी या इक्वल होगी ज़ीरो के, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है जो वह ज़ीरो फॉर अनस्टेबल। अगर ज़ीरो आ जाए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो इसका मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जहाँ तो फिर ज़ीरो से कम हो, जहाँ फिर ज़ीरो हो, तो कम्प्लेक्स हम क्या मानेंगे, कम्प्लेक्स अनस्टेबल है हमारे पास। ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ CFSC मीन कम्प्लेक्स इज़ स्टेबल। जो अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो हम मानेंगे कि जो कम्प्लेक्स है वो हमारे पास स्टेबल है। ठीक है। ये देखो, ये आपको मैं दिखाई जा रहा हूँ कि डीजनरेट ऑर्बिटल जो है वो कैसे डीजनरेट होते हैं। इधर को मान लो कि ऊपर को जो है एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है। ये मेरे पास 5d ऑर्बिटल हैं। 5d ऑर्बिटल है, अगर जब इनके पास लाइगेंट आएंगे, लाइगेंट या नेगेटिव लाइगेंट होगा या वो लाइगेंट होगा जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर वो जब डीजनरेट ऑर्बिटल जो मेटल के पास आएगा, तो मेटल के डीजनरेट ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है। अभी उसके बाद क्या होगा, ये और ज़्यादा क्लोज आएंगे, जब मेटल और ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे इसके मेटल के और ज़्यादा क्लोज आएंगे लाइगेंड्स, तो तब क्या होगा, जो लाइगेंड्स है उनके दो सेट बन गए, एक ये वाला EG सेट बन गया, एक T2G सेट बन गया। देखो, ये मैंने पिक्चर दिखाई है उसके ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ द डी मेटल आयन इन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होता है, T2G सेट जो है वो नीचे होता है और EG सेट जो है वो ऊपर होता है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो एनर्जी है वो EG की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द T2G। ठीक है। तो इन दोनों के सेंटर वाली लाइन जहाँ से स्प्लिटिंग हुई थी उसे बोलते हैं बेरी सेंटर। क्या बोलते हैं, बेरी सेंटर, BARY, बेरी सेंटर। तो बेरी सेंटर से लेकर T2G तक का जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी वो डैट विल बी 0.4 और 4DQ। ठीक है। कितनी होगी, 0.4 और 4DQ जो हमारे पास एनर्जी होगी, 0.4 और 4DQ। ठीक है। DQ क्या है, उसका यूनिट है 0.4। डेल्टा O भी क्या है, यूनिट है हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का। ठीक है। इसी तरीके से EG की एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है एनर्जी देखी जाए तो वो कितनी होगी, वो होगी 0.6 या फिर 6DQ। ठीक है। मतलब कि 10 को पूरे को हमने डिवाइड दो पोर्शन में कर दिया है, 4 और 6। ठीक है। जो 4 है वो T2G की है और 0.6 जो है वो किसकी है वो EG की है फ्रॉम द बेरी सेंटर। दिस इज़ अ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फ्रॉम द बेरी सेंटर। ठीक है। तो ये था ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ऐसे स्प्लिटिंग होती है। लेकिन टेट्राहेड्रल फील्ड में यही स्प्लिटिंग जो है वो उल्ट हो जाती है, मतलब कि यहाँ EG आ जाता है और यहाँ T2G आ जाएगा। ठीक है। तो इससे जो है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड की जगह टेट्राहेड्रल फील्ड, यहाँ ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा, फिर डेल्टा T होगा, मतलब टेट्राहेड्रल फील्ड होगा, स्प्लिटिंग इन द टेट्राहेड्रल फील्ड हो जाएगी। अगर अगर इसको हम ऊपर लिख देंगे और इसको नीचे लिख देंगे तो तब हमारे पास ये है कौन सा बन जाएगा, इन स्प्लिटिंग इन द टेट्राहेड्रल फील्ड ऑफ D ऑर्बिटल की हो जाएगी। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंट हमारे पास जो है वो लो स्पिन कम्प्लेक्स बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंट जो है हमारे पास कौन से कम्प्लेक्स बनाते हैं, हमारे पास लो फील्ड कम्प्लेक्स बनाते हैं। और वीक फील्ड लाइगेंट है जो मैंने पहले ही बताया लास्ट लेक्चर में, कौन से बनाते हैं, हाई स्पिन कम्प्लेक्स बनाते हैं। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास अगर D में एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी। तो T2G में वो इलेक्ट्रॉन सबसे नीचे वाले में जिसकी एनर्जी कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है। तो अगर मैंने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालनी है तो मेरे पास जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ T2G की होती है 0.4। ठीक है। माइनस लगाएंगे हम इसके आगे, और कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। देखो EG में कोई नहीं है इसलिए हमें प्लस EG का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं करना है। तो हमारे पास कितनी आ गई, 4 और -4DQ आ जाएगी, -4 और -0.4 होगी। अगर हम डेल्टा O में लेंगे तो -0.4 O होगी, डेल्टा O होगी।
अगर डी क्यू में लेंगे तो -4 के साथ फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर डी क्यू में हम लेना चाहते हैं -4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -4 डी क्यू। ये डी क्यू में यूनिट है, ठीक है। तो जो मैंने पहले बताया था वो कौन सा था, वो इन डेल्टा ओ यूनिट था, ठीक है। इसी तरीके से अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो 2 के 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -0.4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो इसमें कितनी आ जाएगी, 0.8 डी क्यू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो ये था स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, दोनों में डिफरेंट होता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड जब होगा तो वो नीचे ही पेयर हो जाएगा T2 में। लेकिन इन वीक फील्ड लाइगेंड जो है वो क्या होगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो दोनों में वीक फील्ड लाइगेंड पे और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा तो वो नीचे ही पेयर कर जाएगा, ठीक है। तो जो है वीक फील्ड लाइगेंड होगा तो इसमें पेयरिंग नहीं होगी, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो ईजी में चला जाएगा। तब हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे निकालेंगे, T2G की प्लस EG की क्रिस्टल फील्ड एनर्जी निकालेंगे। लेकिन D4 जब स्ट्रॉन्ग फील्ड में होगा तो हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग सिर्फ T2G की ही देखनी है, क्योंकि EG में इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी भी देख सकते हो, जब 6 इलेक्ट्रॉन थे, देखो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर कर दिए मैंने, तो इसका मतलब है 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 के साथ, ठीक है। तो मेरे पास निकल के आ जाएगा -2.4 डेल्टा ओ, ठीक है। इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ये निकल के आ जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट आप देख सकते हो, इसी तरीके से अगर वीक फील्ड लाइगेंड होगा तो वीक फील्ड लाइगेंड में देखो 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से जो फिलिंग हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से T2G में और EG में कितने हैं, और T2G की और EG की जो स्प्लिटिंग फील्ड एनर्जी है उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जितने जितने उनमें प्रेजेंट है, T2G में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G में है उसको T2G की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 0.4 के साथ -0.4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और EG को 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास यहाँ देखो -4 DQ आ गई, जहाँ फिर -0.4 जो है मेरे पास यहाँ आई है, लेकिन यहाँ जब 6 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ -2.4 आई थी। इसका मतलब है कि फील्ड का जो हमारे पास इफ़ेक्ट पड़ता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का और वीक फील्ड का हमारे पास इफ़ेक्ट पड़ता है कि DQ जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो D10 जो सिस्टम है अगर दोनों में देखा जाए तो दोनों T2G एंड EG दोनों केसेस में फिल हो जाएंगे और 0 आ जाएगी हमारे पास डेल्टा ओ वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें पता चलता है कि वीक फील्ड लाइगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड कौन सा है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो कि सबसे पहले हमने ये सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड रखा हुआ है, और सबसे एंड पे कौन सा रखा हुआ है हमारे पास, डेल्टा आई, मतलब आई नेगेटिव, मतलब आयोडाइड जो है सबसे वीक माना गया है, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग CO माना गया है। तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ है, आपको याद रखनी पड़ेगी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है और सबसे ज़्यादा वीक कौन सा है, ठीक है। तो वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया, जो अगर वाटर हो गया, जो है आयंस हो गए, ठीक है, तो क्लोराइड आयन हो गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेरे पास क्या है, वीक फील्ड लाइगेंड है, जो ऊपर लिखे हुए हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग CO है और सबसे ज़्यादा वीक जो है आई नेगेटिव जो है ये है, ठीक है। जो ये जस्ट एक सीरीज़ है, आपको याद रखनी है। अगर मान लो कि मुझे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में पता है, ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में पता है मुझे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, तो मैं डेल्टा T में भी चेंज कर सकता हूँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड, उसको 4/9 ऑक्टाहेड्रल फील्ड में के साथ इस फॉर्मूले के साथ मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। मान लो कि मुझे डेल्टा T निकालनी है और डेल्टा O मुझे पता है, डेल्टा O पता है तो इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा 4/9 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगी डेल्टा T की जो है वो आ जाएगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन द टेट्राहेड्रल फील्ड, ठीक है। अच्छा, कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है, और एक और बात बता दूं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है जो है वो हायर, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है, ये देखो ये है आयरन 2 पॉजिटिव की
क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग कम होगी और आयरन 3 की ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आयरन का 3 पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसकी क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग भी एनर्जी हायर होगी। आप PT2 और PT4 पॉजिटिव की प्रेडिक्ट कर सकते हो, इसमें भी जो है PT4 की वो ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। सो मैं कम्प्लेक्स की बात कर लूँ, अगर इसमें मैं मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूँ और इसमें निकालूँ तो मुझे इसमें +3 मिल रही है, इसका मतलब है इसकी क्रिस्टल फिल्ड एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देख लें। तो देखो मेरे पास ये कंपाउंड है, इसमें सबसे पहले मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है Fe3 की। जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली तो मेरे पास Fe3 पॉजिटिव आ गया, जो कि D5 सिस्टम है, मतलब कि D में 5 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। जब 5 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे तो मेरे पास ये फील्ड कौन सा है, वीक फील्ड है। वीक फील्ड लाइगेंट है। तो वीक फील्ड लाइगेंट है तो इसका मतलब है कि ये इसमें पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं हुई तो ये देखो सारे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, चाहे T2G है चाहे EG है, सभी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो मेरे पास पैरामैग्नेटिक रिएक्टर हो गया। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए। तो म्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, म्यू की वैल्यू 5.92 बोर मैग्नीट्रॉन होगी और ये कम्प्लेक्स कलर्ड होगा। तो इसी तरीके से साइनाइड के साथ लेकिन साइनाइड मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंट है, ठीक है। यहाँ फिर मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के D5 सिस्टम भी निकाला। तो देखो लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंट होने के कारण T2G में ही जो है 5 के 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 आया। ये पैरामैग्नेटिक करैक्टर और कलर कम्प्लेक्स होगा, ठीक है। इसलिए इसकी म्यू की वैल्यू 1.73 पावर मैग्नीट्रॉन होगी। बस यही आपने देखना है कि ये वीक फील्ड लाइगेंट में था, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंट में है D5। तो इसके कारण T2G में इसमें पेयरिंग हो गई, इसमें जो है वो पेयरिंग नहीं हुई है, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लो कम्प्लेक्स आप D4 सिस्टम में ये EN भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंट है, यहाँ पेयरिंग हुई पड़ी है T2G में, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंट होते हैं वो लो स्पिन कम्प्लेक्स बनाते हैं, जो वीक फील्ड लाइगेंट होते हैं वो हाई स्पिन कम्प्लेक्स बनाते हैं। सो देखो मैंने अगर कोई भी D में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो या D10 हो सिस्टम, तो हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द D ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल आयन में नहीं होगा, तो वो कलरलेस या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा, ठीक है। तो देखो अगर हम किसी कंपाउंड को हीट करते हैं, ये देखो इसके साथ वाटर अटैच है, ठीक है। ये कंपाउंड है मेरा कम्प्लेक्स, कोई कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जब उसको हीट करूँगा तो उसमें से देखो FeSO4 सेपरेट हो जाएगा और वाटर सेपरेट हो जाएगा। तो ये सब्सटेंस कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा फ्रॉम द ग्रीन कलर। इसी तरीके से वॉयलेट जो है कलर वो क्यों चला जाता है हीट करने पे, ये देखो इसमें भी जो वाटर है वो सेपरेट हो गया है। तो ये टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड जो है वो सेपरेट हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसका कलर भी जो है वो चेंज हो जाएगा। अब लिमिटेशन कर लेते हैं। तो लिमिटेशन क्या है मेरे पास लिमिटेशन में देखो कि अनेबल टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन द मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल में जो है बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मेटल कार्बोनिल कौन से है, जैसे FeCO5 ऐसे कम्प्लेक्स जिसमें कार्बोनिल ग्रुप लगा हो, इसकी बॉन्डिंग जो है वो CFT एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो और एक और चीज़ है इसमें, देखो जो वाटर है, वाटर हम मानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग विल, लेकिन इसको हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में रखा हुआ है, लेकिन मानते हम इसको क्या है, वीक फील्ड लाइगेंट मानते हैं। तो इसकी पोजीशन है वो बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं हो रही है CFT में कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, लेकिन हम इसको एज अ वीक फील्ड जब हम कलर निकालेंगे तो हम वीक फील्ड लेकर ही चलते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऐसे दिखाया गया है जैसे कि ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंट होता है। तो इसमें कोवलेंट नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लाइगेंट नॉट एक्सप्लेन, कि कोवलेंट नेचर भी होती है, तो जो अगर होती है तो उसको भी एक्सप्लेन करना चाहिए था कि मेटल आयन और लाइगेंट में, लेकिन वो इसने एक्सप्लेन नहीं किया है। और इसमें जो कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द S एंड P ऑर्बिटल के बारे में बिल्कुल भी बात की नहीं की गई। सिर्फ हम किसकी बात करते हैं, D ऑर्बिटल के बारे में ही बात की जाती है। तो ये है इसकी लिमिटेशंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को आप 1-2 बार ज़रूर देखें ताकि आपकी क्लैरिटी अच्छी तरह से हो जाए CFT के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।